सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले F5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। उसका नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं जो है सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। अब बेसिकली देखो, आज हम लोग ये समझेंगे कि सप्लाई होता क्या है एंड सप्लाई का हम शेड्यूल किस तरह से बना सकते हैं और इसका कर्व किस तरह से बनाया जाता है। जैसे हमने डिमांड का देखा था कि डिमांड का शेड्यूल कैसे बनाते हैं और कर्व कैसे बनाते हैं, वैसे ही सप्लाई के भी हम डिमांड और बेसिकली इसका शेड्यूल और इसका कर्व के बारे में जानेंगे आज। अब देखो, सप्लाई का मतलब क्या होता है, तो देखो एक अच्छे से एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूँ सप्लाई का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक आदमी है जिसने एक आम का पेड़ उगाया है, ठीक है। अब वो जो आदमी है उसने आम का पेड़ उगाया है, तो उसने सोचा कि देखो काफ़ी अच्छे अच्छे आम उग चुके हैं, काम करता हूँ तोड़ तोड़ को इसके डब्बे में रख लेता हूँ, ठीक है, और जाकर अपने गोडाउन में रख देता हूँ। अब देखो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको इतना तो पता होगा कि जो भी सामान हम अपने गोडाउन के अंदर रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसे हम स्टॉक बोलते हैं गुड्स का, जिसको हम फ्यूचर में बेचेंगे, ठीक है, बाद में बेचेंगे। अभी तो हम सिर्फ तोड़ तोड़ के रख ले रहे हैं आम को। अब देखो, अब जैसे मान लो मार्केट में आज 10 रुपये किलो आम बिक रहा है, ठीक है, 10 रुपये में आम बिक रहा है मार्केट में। तो ये जो आदमी है, अगर मान लो ये अपने गोडाउन में से कुछ डब्बे निकाल कर लेके जाता है, मान लो 4-5 डब्बे निकाल कर लेके जाता है मार्केट में बेचने के लिए, तो वो जो 4-5 डब्बे इसने निकाले हैं वो होता है इसका सप्लाई, कि ये मार्केट के अंदर जितने भी इसके पास गुड्स पड़े हुए हो उसमें से कितना सप्लाई करता है। तो बेसिकली जब ये मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचने जाता है तो उसी को हम सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। कि जैसे कि अगर इसके पास मान लो 100 डब्बे हैं आम के, जिसमें से उसने 4-5 डब्बे निकाल दिए मार्केट में बेचने के लिए, तो हम ये कहेंगे कि मार्केट के अंदर 4-5 डब्बे जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं आम के, ठीक है। तो बेसिकली सप्लाई का मतलब ये होता है जब कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करता है मार्केट में, यानी मार्केट में भेज देता है बेचने के लिए, तो उसको हम सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो सप्लाई होता है ये काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। यानी क्या कि देखो, कभी कभी सप्लायर जो होता है, यानी अब जैसे यही जो आदमी है, कभी कभी ये जो है आदमी, कभी कभी इसका मन करता है कि मैं ज़्यादा आम बेचूं मार्केट में जाकर, और कभी कभी इसका मन करता है कि मैं काम करता हूँ आम ही नहीं बेचता हूँ, मतलब आम अपना जितना पड़ा हुआ है मेरे गोडाउन में उसको वहीं पर रहने देता हूँ, या फिर थोड़ा बहुत ही बेचता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसा लगता क्यों, इसका ऐसा मन क्यों करता है, तो देखो काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से बेसिकली इसका मन करने लग जाता है कि नहीं, मेरे को और ज़्यादा बेचना चाहिए या फिर नहीं बेचना चाहिए, कम बेचना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो अब इसने आम तोड़ तोड़ के अपने गोडाउन में 100 डब्बे रखे, ठीक है। अब 100 डब्बे अपने गोडाउन में स्टॉक रखा है आम का। अब मार्केट में मान लो 10 रुपये किलो आम बिक रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर उसने सोचा कि चलो 2-3 डब्बा लेके जाता हूँ और मार्केट में जाकर बेच देता हूँ। अब वो 2-3 डब्बा लेके गया, मार्केट में जाकर बेच दिया 10 रुपये किलो के हिसाब से। अब अगले दिन मालूम पड़ रहा है कि आम जो है वो 20 रुपये किलो हो गया है। अब बताओ, वो जो आदमी है क्या वो अभी भी एक ही 2 डब्बा लेके जाकर बेचेगा? वो सोचेगा अरे बाप रे, 20 रुपये हो गया, मतलब डबल फायदा हो गया, काम करता हूँ और लेके जाता हूँ। तो जहाँ पर वो 2 डब्बे मान लो लेके जा रहा था, तो अब हो सकता है 4 डब्बे लेके जाए बेचने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। अब अगले दिन हो सकता है मान लो कि और ज़्यादा महंगा हो गया, 30 रुपये किलो हो गया, 40 रुपये किलो हो गया। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है ये जो मतलब आदमी है वो 4 डब्बे ना लेके जाकर हो सकता है 6-7-8 डब्बे लेके चले जाए, मतलब बेचने के लिए। तो ऐसे देखोगे तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका मन करेगा कि एक काम करता हूँ मैं और ज़्यादा मतलब सप्लाई करता हूँ मार्केट के अंदर, यानी अपना जो प्रोडक्ट है जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है इसको और ज़्यादा बेचता हूँ मार्केट के अंदर। ज़्यादा सप्लाई करूँगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बेचूंगा तो ज़्यादा मेरी कमाई होगी, ठीक है। तो बेसिकली इससे हमको क्या दिखता है कि जैसे जैसे अगर हम प्राइस को बढ़ाते जाते, वैसे वैसे जो सप्लायर होते हैं वो अपनी सप्लाई को भी बढ़ाते जाते हैं मार्केट के अंदर। तो देखो, ऐसे ही काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से हमारे जो सप्लाई है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, तो देखो, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइम पीरियड, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल फैक्टर्स। Of all the factors, price is the most important and hence the price supply relationship is used to derive the law of supply। यानी देखो, काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं जो हमारे डिमांड बेसिकली सप्लाई को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब उसमें सप्लाई भी आता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अब देखो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो आप 18 रुपये में आलू खरीदते हो, ठीक है। अब 18 रुपये में आप आलू खरीद के लेके आते हो होल सेलर से और मार्केट में जाकर बेचते हो मान लो 30 रुपये में, ठीक है। तो आप 2-3 गोनी लेके आते हो और बेच देते हो मार्केट में जाकर, सप्लाई 2-3 गोनी का कर देते हो। अब मान लो कल को जो आलू है जो आप खरीदते हो 18 रुपये में, वो हो जाता है 20 रुपया, ठीक है। अब 20 रुपये आपको
कॉस्ट पड़ रहा है उस आलू का और आप जाकर मार्केट में मान लो 30 रुपये में बेच रहे हो, अभी भी 30 रुपये में बेच रहे हो, तो हो सकता है आप अब थोड़ा उतना ही लेके आओ, फिर भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े तो आप उतना ही गोनी लेके आओ, 2 ही 3 गोनी लेके आओ। लेकिन मानो अगले दिन आप जाते हो तो वो जो आलू है वो आपको 25 रुपये में पड़ रहा है, यानी कॉस्ट जो है आलू का वो बढ़ते जा रहा है, 25 रुपया हो गया है। तो ऐसे टाइम पे बताओ क्या अभी भी आप 1 ही 2 गोनी लेके जाओगे? हो सकता है अब आप सिर्फ 1 ही गोनी लेके जाओ, ठीक है, ज़्यादा महंगा होते जाएगा तो। और मार्केट में मान लो अभी भी 30 रुपये में, अब मान लो अगले दिन अब 30 रुपये आलू हो गया होलसेलर के पास में और मार्केट में भी 30 रुपये में बिक रहा है। तो ऐसे टाइम पर आप हो सकता है ये आलू लेके ही ना जाओ। तो देखोगे तो कॉस्ट जो है उसके वजह से भी हमारा जो सप्लाई है वो ऊपर नीचे हो सकता है, कि मतलब आपका कॉस्ट अगर बढ़ते जा रहा है, यानी आपको बनाने प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा है वो अगर बढ़ते जा रहा है और मार्केट में जो प्राइस है किसी भी सामान का वो उतने का उतना ही रह रहा है, तो ऐसे टाइम पर आपको घाटा लगेगा, जिसकी वजह से सप्लायर जो होते हैं वो कम सप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर। और जब उनको लगता है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है या फिर मेरा घाटा हो रहा है तो उन लोग सप्लाई करना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी फैक्टर्स होते हैं जो बिना प्राइस के ऊपर नीचे हुए, यानी कि देखो अभी इसमें ही बताया तो प्राइस मार्केट में उतना ही था, 30 रुपये आलू बिक रहा था अभी भी और पहले भी, लेकिन क्योंकि हमारा कॉस्ट बढ़ते जा रहा था, हमारा खर्चा ज़्यादा लग रहा था, जिसके वजह से हमने सप्लाई कम कर दी, ठीक है। तो ऐसे और भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन देखो क्योंकि प्राइस जो है वो कह सकते हो कि सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे सप्लाई को कंट्रोल करता है। सो देखो अब ये जो लॉ ऑफ सप्लाई वो क्या कहता है कि देखो हमारा जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड था वो क्या कहता था कि जो प्राइस है वही इकलौता फैक्टर है जो हमारे डिमांड को कंट्रोल कर सकता है, यानी ऊपर नीचे कर सकता है, बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। तो वैसे ही जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो भी ऐसे ही कहता है कि हमारा जो प्राइस है वही इकलौता फैक्टर है जो सप्लाई को भी कंट्रोल करके रखता है, यानी कि अगर हम लोग प्राइस को बढ़ाते हैं तो मार्केट के अंदर सप्लायर जो होंगे वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस को कम कर देते हैं तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। और बाकी के जो फैक्टर्स रहते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो जो बाकी के फैक्टर्स है वो कांस्टेंट ही रहते हैं। जैसे कि अगर मान लो आज मुझे कोई आलू है वो 18 रुपये में पड़ रहा है और मैं 30 रुपये में बेच रहा हूँ, तो कल भी ऐसा ही होगा कि कल भी मुझे उसका जो कॉस्ट है वो 18 रुपये ही लगेगा। हम ये मान के चलते हैं कि बाकी के जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ प्राइस ही ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो आगे ऊपर नीचे हो जाती है। अब देखो हमारे जो सप्लाई का जो कर्व होता है, देखो डिमांड का कर्व किस तरह से रहता है कि अगर हम डिमांड का कर्व बनाते हैं तो उसके अंदर जो स्लोप होता है वो हमेशा नीचे की तरफ भी दिखता है, कि अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो हमारी जो मतलब बेसिकली जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर हम सप्लाई का कर्व बनाते तो उसके अंदर हमें जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड के बजाय अपवर्ड में दिखता है, कि मतलब अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो सप्लाई है वो भी बढ़ते जाती है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या रहता है, तो देखो सिंपल से रीज़न से, जिससे पहला ही रीज़न बताया गया है कि देखो जो सप्लायर होते हैं वो ज़्यादा मतलब बेसिकली मतलब ज़्यादा कैपेसिटी उनके अंदर रहती है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो मैं आलू बेचता हूँ, अब 18 रुपये किलो में मैं आलू खरीदता हूँ, ठीक है, मेरा कॉस्ट 18 रुपये है प्रोडक्शन का, मतलब आलू जो है 18 रुपये में खरीद के लेके आता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में मान लो मैं 50 रुपये में बेच रहा हूँ, मार्केट में 50 रुपये में आलू बिक रहा है तो मैं 50 रुपये में बेच रहा हूँ। अब ऐसे टाइम पे देखोगे तो मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा। मान लो मैं 10-20 गोनी लेके आकर बेचूंगा मार्केट में जाकर। अब कल को मान लो आलू जो है वो और ज़्यादा महंगा हो जाता है, 100 रुपये किलो हो जाता है, और अभी भी कॉस्ट जो है वो 18 रुपये, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि मतलब कॉस्ट जो है बाकी के जो फैक्टर है वो सेम ही रहते हैं, कॉन्स्टेंट ही रहते हैं। तो अभी भी 18 रुपये में ही मैं आलू खरीद रहा हूँ, लेकिन जो प्राइस है वो 100 रुपये हो गया। तो बताओ क्या अभी भी मैं 10 ही गोनी आलू बेचूंगा? हो सकता है मान लो मैं 20-30 गोनी आलू बेचने लग जाऊँ ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सके। तो जब भी प्राइस बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो ऐसे टाइम पे जो सप्लायर होते हैं वो ज़्यादा सप्लाई करते हैं, ठीक है, कि मतलब उनके पास मतलब बेसिकली उनको दिखता है कि हाँ भाई मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। अब बेसिकली देखोगे तो प्रॉफिट इसलिए भी उन लोग को बेसिकली ज़रूरत है ताकि बिजनेस आगे बढ़ सके। अब देखो क्योंकि प्रॉफिट उनको दिखाई दे रहा है कि अब जैसे मान लो कि 85 रुपये किलो में बिक रहा है, कि 18 रुपये में खरीद रहा हूँ, मान लो 20 रुपये में खरीद रहा हूँ और मतलब 50 रुपये में बिक रहा है, तो 30 रुपये का मेरा फ़ायदा रहेगा। तो वो सोचेगा एक गोनी क्यों बेच रहे, काम करता हूँ 2 गोनी खरीद देता हूँ और बेचूंगा, 3 गोनी खरीद लेता हूँ और बेचूंगा, 4 गोनी खरीद लेता हूँ और बेचूंगा। यानी कि हम अपना थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाकर खर्चे और करके उसके अंदर और ज़्यादा खर्चा लगाकर पैसा लगाकर हम ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करते, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में, ठीक है। तो इसकी वजह से भी सप्लाई बढ़ जाती है, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है मार्केट के अंदर तो सप्लायर जो होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा सप्लाई करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको क्या दिखता है कि देखो जो प्राइस और जो सप्लाई है उसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है, कि जैसे जैसे हम सप्लाई को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी जो बेसिकली जो प्राइस है वो भी बढ़ती है। सॉरी उल्टा बोल दिया, कि जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो सप्लाई है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है।
तो ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई था। बेसिकली आपको समझ आ गया होगा ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जो प्राइस है वो इकलौता फैक्टर है जो हमारे सप्लाई को कंट्रोल करके रखता है। नाउ देखो अब सप्लाई का शेड्यूल एंड कर्व किस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि हम डिमांड का शेड्यूल और कर्व बनाते थे वैसे ही सेम प्रोसेस रहता है, बस फर्क कितना रहता है इसके अंदर थोड़ा सा जो इक्वेशन है वो थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप रहता है क्वांटिटी और प्राइस का वो थोड़ा बहुत का फर्क रहता है, नहीं तो सारी चीज़ें सेम ही रहती है। ठीक है, तो देखो हमारा सप्लाई का हम किस तरह से शेड्यूल एंड कर्व बनाते हैं। तो देखो हमारे जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके हिसाब से ही, क्योंकि देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जितने भी बाकी के फैक्टर्स रहते हैं हम ये मान के चलते वो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से जब भी हम अपना इक्वेशन बनाते हैं तो हम सिर्फ प्राइस ही को एक बेसिकली फंक्शनल रिलेशन मान के चलते हैं कि जो प्राइस है उसकी वजह से ही हमारी क्वांटिटी के अंदर मतलब ऊपर नीचे होने वाला है, कि सप्लाई जो है वो सिर्फ प्राइस की वजह से ही ऊपर नीचे होएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है कि क्यू एस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स। इसका मतलब देखो क्यू एस एक्स का मतलब होता है, ये मतलब बेसिकली क्वांटिटी सप्लाइड फॉर कमोडिटी एक्स, कि जो भी सामान हम बेच रहे उसकी कितनी सप्लाई हो रही है, तो उसको हम क्यू से भी आप डिनोट कर सकते हो, क्वांटिटी से भी डिनोट कर सकते हो, नहीं तो क्यू एस एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं क्वांटिटी। एंड एफ का मतलब है फंक्शन की बेसिकली कितनी प्राइस को हम बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से कितनी क्वांटिटी बढ़ती है। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम और ब्रेकआउट करते हैं तो और अच्छे से हमको समझ आएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि देखो सारी चीज़ें सेम है, बस फंक्शन जो है उसको और ब्रेकआउट करेंगे तो हमको ये समझ आता है। देखो फंक्शन का मतलब आपको वापस से रिकैप करवा देता हूँ। फंक्शन का मतलब होता है कि देखो जब भी हम प्राइस को बढ़ाते हैं, यानी थोड़ा सा अगर हम प्राइस को बढ़ा देते हैं तो क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आता है। यानी मान लो अगर कोई चीज़ 1 रुपये में बेच रहे हैं और 10 सप्लाई हो रही है मार्केट में। ठीक है, मतलब मार्केट में मान लो 1 रुपये का कोई चॉकलेट है तो 10 पैकेट बिक रहा है। ठीक है, अब मान लो वही चॉकलेट 2 रुपये का हो जाता है तो मार्केट में मान लो हो सकता है वो 20 पैकेट बिकने लग जाए या फिर 30 पैकेट बिकने लग जाए। कितना भी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो जो मतलब प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी के अंदर जितना भी चेंज आता है पहले से, तो उसको हम फंक्शन। तो देखो ये माइनस सी एंड प्लस बी का मतलब क्या है। तो देखो माइनस सी का मतलब है कि जब भी हम अपने प्रोडक्ट मान लो कि हम चॉकलेट बेचते हैं, ठीक है, अब वो जो चॉकलेट है अगर मान लो मार्केट के अंदर उसकी कीमत जब 0 रुपये थी, यानी फ्री में जब अगर मतलब बेचा जाए मार्केट के अंदर कि अगर उसकी कीमत मान लो 0 रुपये मार्केट में, ठीक है, 1-2 रुपये भी नहीं है, 0 रुपये, तो उस टाइम पर कितनी क्वांटिटी जो है वो लोग सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सप्लाई शेड्यूल बना रहे इसलिए हम ये जानेंगे कि जब भी हम अपना सामान बेच रहे थे तो उस टाइम पर लोग जो है जो सप्लायर है वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं। अब आप ही मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 0 रुपये में यानी फोकट में अपना चॉकलेट जो है वो लोगों में बेच देना है, तो ऐसे टाइम पर आप नहीं बेचने जाओगे कि यार मेरा कुछ फ़ायदा नहीं तो मैं काय को बेचूं। उल्टा मान लो अगर बाजू वाला सप्लायर दे रहा रहेगा तो आप जाकर खुद ले लोगे। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो सप्लाई 0 के बदले में नेगेटिव में चली जाएगी, कि मतलब आप खुद ना सप्लाई कर रहे हो, उल्टा आप तो और लेते जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जो सप्लाई होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। इसलिए यहाँ पर माइनस सी दिया गया है कि जब भी हम अपने प्रोडक्ट को 0 रुपये में बेच रहे थे तो उस टाइम पर जो भी सप्लाई हो रही थी वो माइनस में जा रही थी। ठीक है, मतलब क्या कि लोग सप्लाई कर नहीं रहे थे, उल्टा और ज़्यादा खरीदते जा रहे थे जो सप्लायर थे कि फ्री में मिल रहा है लूट लो जितना मिल रहा है। एंड देखो ये प्लस बी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है को रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, अब प्लस बी का बेसिकली आपको वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था को रिलेशन किसको बोलते हैं, बट छोटा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ कि देखो जब भी एक वेरिएबल जैसा प्राइस है और हमारा सप्लाई है, ठीक है, क्वांटिटी है, तो अगर हम प्राइस को बढ़ाते जाते हैं, मान लो हम पहले 1 रुपये में चॉकलेट बेच रहे थे तो 10 पैकेट हम बेचते थे। ठीक है, अब मान लो 2 रुपये का हम चॉकलेट बेच रहे तो अब हम लोग 20 पैकेट बेच रहे। अब मान लो हम लोग 3 रुपये का चॉकलेट बेच रहे तो 30 पैकेट बेच रहे। यानी जैसे जैसे हम 1-1 रुपया प्राइस बढ़ाते जा रहे वैसे वैसे हर बार 10-10 क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि देखो जब हम 1 रुपये में बेच रहे थे तो 10 क्वांटिटी बिक रही थी, और जैसे ही हमने 1 रुपया बढ़ाया वैसे ही 10 और क्वांटिटी बढ़ गई। यानी क्या कि 10 और सप्लाई लोग कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 10 जो है उसी को हम कोरिलेशन बोलते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी प्राइस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो सप्लाई है क्वांटिटी जो है वो हर बार 10 से प्लस होते जाएगी, उसके अंदर 10-10 बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जो +10 है उसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, 2 टाइप के कोरिलेशन होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो डिमांड का जो कोरिलेशन होता है वो नेगेटिव में रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे डिमांड के अंदर डिमांड जो होता है वो कम होते जाता है। लेकिन सप्लाई के अंदर ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जो सप्लाई होगी वो भी बढ़ते जाती है। ठीक है, तो इसलिए प्लस भी है। ठीक है, मैं भी आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे कि सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, देखो कि मान लो हमारा जो सी है, यानी कि जब हम अपने प्रोडक्ट को 0 रुपये में बेच रहे थे तो वो है -40,
और जो हमारा डी है यानी कि हमारा जो बेसिकली कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है कि मतलब कितना प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आता है, तो वो 30 है। कि जैसे हम 1 रुपया अपने प्रोडक्ट के अंदर एक्स्ट्रा कर देंगे यानी 1 रुपया बढ़ा देंगे प्राइस प्रोडक्ट की, तो हर बार जो है वो क्वांटिटी में 30 जो है 30 जो है वो प्लस होते जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर शेड्यूल किस तरह से बनाया गया है। तो बेसिकली जैसे हम डिमांड का शेड्यूल बनाते थे सेम वैसे ही कि एक साइड में हम प्राइस के बारे में लिख देते थे कि कितना प्राइस है प्रोडक्ट का, और उसी के बाजू में हम ये लिख देते थे कि इतने प्राइस के अंदर इतना मतलब क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, मतलब इतनी सप्लाई हो रही है मार्केट के अंदर। तो देखो सबसे पहले क्या है कि अगर मान लो हम 0 रुपये में मान लो सामान बेच रहे, ठीक है, ये सब मार्केट में मान लो चॉकलेट जो है वो 0 रुपये में हो गया, फ्री में हो गया, फोकट में। तो ऐसे टाइम पे मान लो क्या कोई भी सप्लायर होगा जो मतलब खरीदे जाकर बेचेगा लोगों को। अब आप ही अगर मान लो अगर मान लो आप एक दुकानदार हो, ठीक है, अब आपने दुकान फोकट में बांटने के लिए तो चॉकलेट उसके अंदर खरीद के रखा नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऐसे टाइम पर चॉकलेट को बेचोगे ही नहीं, सप्लाई करोगे ही नहीं, उल्टा जाकर खुद ही चॉकलेट लेके आ जाओगे, फ्री में मिल रहा है एक काम करता हूँ मैं ही ले लेता हूँ उल्टा। तो ऐसे टाइम पर सप्लायर जो होता है वो सप्लाई करने के बदले में खुद ही खरीदते जाता है, लेते जाता है, फ्री में मिल रहा है तो ऐसे टाइम पर जो सप्लाई होती है वो माइनस में चली जाती है। तो जीरो में जब 0 रुपये में सामान बिक रहा था तो उस टाइम पर जो सप्लाई थी किसी भी सामान की वो -40 थी। ठीक है, अब मान लो वो जो प्राइस है अगले दिन वो जो 0 रुपये में जो मिल रहा था फोकट में मिल रहा था वो 1 रुपये का चॉकलेट हो गया। ठीक है, तो अगले दिन जो है वो थोड़ी बहुत सप्लाई को और कम कर दिया गया, मतलब अब जो है मैं 40 पैकेट मान लो चॉकलेट जो है फ्री में लेके आ रहा था, तो अब 10 ही पैकेट लेके आ रहा हूँ क्योंकि अब पैसे देने पड़ रहे हैं 1 रुपया। ठीक है, तो अब 10 ही पैकेट में लेके आ रहा हूँ सप्लाई के लिए, मतलब खुद ही रख रहा हूँ, सप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगले दिन मान लो 2 रुपये का चॉकलेट हो गया, अब मैं खरीद नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ अब ज़्यादा महंगा हो रहा है अब नहीं खरीदूंगा, तो अब जो मैं खुद जाकर उसको बेचूंगा यानी अब मैं सप्लाई मार्केट में करूँगा। तो जब 2 रुपये का वही चॉकलेट हो जाएगा तो हो सकता है, क्योंकि देखो जो हमारा डी है बेसिकली कि हर बार क्योंकि 30 प्लस होते जा रहा है, तो जब 2 रुपये का चॉकलेट हो जाएगा तो मैं 20 जो है वो प्रोडक्ट बेचने लग जाऊँगा, यानी 20 पैकेट चॉकलेट बेचूंगा लोगों को। अब मान लो वही चॉकलेट अगले दिन 3 रुपये का हो जाता है तो मुझे लगे अरे ये क्या और प्रॉफिट हो रहा है, तो अगले दिन मैं 50 पैकेट बेच दूंगा। अगले दिन मान लो कि 4 रुपया हो जाता है तो मैं हो सकता है 80 पैकेट बेच दूँ कि ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में कि ज़्यादा पैसे मेरे को मिलेंगे। अगले दिन हो सकता है मान लो 5 रुपया हो जाए चॉकलेट, वही चॉकलेट 5 रुपये में बिकने लग जाए, तो हो सकता है मैं और ज़्यादा पैकेट बेचूँ, इसलिए 110 पैकेट बेच दिया मैंने। अब अगले दिन मान लो और ज़्यादा 1 रुपया बढ़ गया। ठीक है, अगले दिन 6 रुपया मतलब चॉकलेट हो गया, 6 रुपये का चॉकलेट हो गया, तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ जितने भी पैकेट है सब बेच देता हूँ और बेच देता हूँ, तो फिर मैंने और मतलब 140 पैकेट अब बेच दिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अपने प्राइस को बढ़ाते जाते वैसे वैसे हमारी जो बेसिकली सप्लाई होती है वो भी बढ़ती जाती है। तो इसको हम इस तरह से शेड्यूल की तरफ में दिखा सकते हैं। ठीक है, हर बार मतलब 30 प्लस होते जा रहा है इसके अंदर सप्लाई के अंदर। अब देखो यही जो डाटा है इसको हम कर्व की मदद से किस तरह से दिखा सकते हैं। तो देखो कर्व में दिखाने के लिए सिंपली हमको क्या करना रहता है, ये देखो जो भी हमारा डाटा है पहले उसको हम लिख लेते हैं इसके अंदर, उसके बाद अगर मान लो प्राइस बढ़ रही है, मान लो कोई चीज़ है जो 0 रुपये में बिक रही है, तो बेसिकली उसको हम कुछ लिखेंगे ही नहीं कि 0 रुपये में बिक रही है, तो मतलब क्या जीरो सप्लाई हो रही है, एक भी सप्लाई नहीं हो रही, उल्टी नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, लेकिन मान लो वही चीज़ जो है वो 1 रुपये की हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर हम अपनी सप्लाई को भी बढ़ा देंगे। मान लो हम 10 पैकेट चॉकलेट बेच रहे 1 रुपये में मिल रहा है, तो 1 रुपये में मतलब मार्केट में चॉकलेट बिक रही है तो हम 10 पैकेट चॉकलेट बेच रहे हैं। ठीक है, अब मान लो अगले दिन 2 रुपये का चॉकलेट हो गया तो हम 20 पैकेट बेच रहे हैं। अगले दिन मान लो 30 रुपये का हो गया तो हम 30 पैकेट बेच रहे हैं। ठीक है, 3 रुपये का हो गया तो 30 पैकेट बेच रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी जो प्राइस है वो बढ़ते जाती है वैसे वैसे हम अपनी सप्लाई को भी बढ़ाते जाते हैं। तो देखोगे इसका जो स्लोप होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सप्लाई का कर्व भी बनाते हैं। मे बी आपको सप्लाई का कर्व भी समझ आ गया होगा। अब देखो आज बस हम लोग यही दो चीज़ें देखने वाले थे, सप्लाई का शेड्यूल एंड सप्लाई का कर्व देखने वाले थे। मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, शेड्यूल एंड कर्व क्या होता है और किस तरह से बनाए जाते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड जाएगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब के टेंशन, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड हमारे चैनल पर फाउंडेशन कोर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।